तो बच्चों इस वीडियो में हम एक नए टॉपिक की तरफ आ चुके हैं, सेल का विद्युत वाहक। अगर हम सेल की बात कर रहे हैं तो पहले आप ये समझ लेना कि सेल क्या होता है। ये वो युक्ति होती है जो परिपथ में हमें किसी भी परिपथ में लगा देते हैं तो हमें विद्युत ऊर्जा देती है। ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। इसके अंदर तो केमिकल्स होते हैं, रसायन होते हैं, तो रासायनिक ऊर्जा को किस में बदल देती है? ये विद्युत ऊर्जा में। तो ऐसी युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को किस में बदल दे? विद्युत ऊर्जा में, उसको हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। अब ये सेल करता क्या है? ये जब आप किसी परिपथ में इसको लगा दोगे तो आपको विद्युत ऊर्जा प्रोवाइड करेगा। विद्युत ऊर्जा का मतलब धारा प्रवाहित करवा देगा ये आपकी। तो धारा को प्रवाहित करने के लिए सेल को सर्किट में या परिपथ में लगाया जाता है। अब सेल दो प्रकार के होते हैं बच्चों, थोड़ी सी नॉलेज आप सेल की समझ लो। सेल दो प्रकार के होते हैं प्राथमिक सेल और एक होते हैं द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल वो होते हैं जिन्हें चार्ज नहीं किया जा सकता, आवेशित नहीं किया जा सकता, आवेशित नहीं कर सकते, मतलब चार्ज नहीं कर सकते। एक बार यूज करोगे फेंक दोगे, ठीक है। जो आपकी वॉच में या क्लॉक में जो सेल डलते हैं वो कौन से होते हैं? प्राथमिक। उनको दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता। ड्राई सेल जैसे सूखा सेल है, ये सूखा सेल क्या है? प्राथमिक सेल है। और भी है डैनियल सेल, लेक्लांची सेल, ये जो हम यूज में लेंगे अभी अगले चैप्टर में, ठीक है। इनके नाम आएंगे अभी अगले चैप्टर में। डैनियल सेल, लेक्लांची सेल, सूखा सेल, ये सब कौन से सेल होते हैं? प्राथमिक सेल होते हैं। इनका जो विद्युत वाहक बल होता है वो थोड़ा सा कम रहता है। अब आते हैं द्वितीयक सेल। द्वितीयक सेल बच्चों वो होते हैं जिन्हें आवेशित किया जा सकता है, दोबारा आवेशन कर सकते हैं। इनका आवेशन बोलेंगे हम इसको, चार्जिंग को आवेशन कर सकते हैं। जैसे आपके मोबाइल की बैटरी होती है, बैटरी जितनी भी हैं ये सीसा संचायक सेल होते हैं। इनका दूसरा नाम क्या होता है? सीसा संचायक सेल। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं? द्वितीयक, क्योंकि हम इनको दोबारा सप्लाई में लगा के और इनको चार्ज कर सकते हैं। तो जो चार्ज कर सकते हैं उसका एग्जाम्पल हो गया, जिनको चार्ज नहीं कर सकते उनका एग्जाम्पल हो गया। इनको प्राथमिक सेल कहते हैं, इनको द्वितीयक सेल कहते हैं। तो ये तो थोड़ा सा सेल करता है क्या? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। प्राथमिक सेल क्या होते हैं? जिनको आवेशित नहीं किया जा सकता है, जैसे सूखा सेल, डैनियल सेल, लेक्लांची सेल। द्वितीयक सेल वो होते हैं जिन्हें आवेशित हम कर सकते हैं, बार बार इनका यूज बार बार कर सकते हैं। एक बार खत्म होने के बाद इनको फेंका नहीं जाता, इनको दोबारा चार्ज कर लिया जाता है। जैसे आपके मोबाइल की बैटरी हो गई या कार की बैटरी, अपने बाइक की बैटरी ऑटोमेटिक चार्ज हो जाती है। तो बच्चों ये था थोड़ी सी बात। अगर आप इसको चाहो तो अपने नोट्स में भी लिख लेना, क्योंकि कहीं कहीं पर हो सकता है कभी कोई क्वेश्चन इसका पूछ लिया जाए। वैसे ये कोर्स में नहीं है, पहले था चलता था, ये पूरा कोर्स में आता था सेल के बारे में, अब हट चुका है। लेकिन फिर भी आपको थोड़ी बहुत नॉलेज सेल के बारे में जरूर होनी चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकल में भी काम आती है ये। अब जब ये हो गया, अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। हमें अब सेल के कुछ टर्म्स के बारे में समझना है। एक तो विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल को शॉर्ट में वी वाह बल ऐसे लिखा जाता है। अब पेपर में आएगा तो आपको ये क्या लिखा है, तो आप ध्यान रखना। मैं अब आगे यही लिखूंगा, विद्युत वाहक बल पूरा ना लिखकर वी लिखूंगा, वाह लिखूंगा और बल लिखूंगा। एक टर्मिनल वोल्टा के बारे में पढ़ेंगे अपन, टर्मिनल वोल्टा क्या होती है, और एक आंतरिक प्रतिरोध। तो पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूं किस पॉइंट से? सेल के विद्युत वाहक बल से, ठीक है। आप बाजार जाते हो, बाजार से एक सेल खरीद के लाते हो, उस सेल पर लिखा होता है 1.5 वोल्ट, ये होता है। तो बाजार से जब हम सेल खरीद के लाते हैं तो वो हमें खुला सेल देता है, खुला परिपथ, मतलब वो परिपथ में लगा के तो नहीं देता, पैकिंग होती है। मतलब हम क्या कहेंगे उस समय? कैसा सर्किट है? ओपन, खुला परिपथ। जब हम बाजार से सेल लाएंगे तो वो खुले परिपथ में होगा। घर में आके हम उसको जहां भी टॉर्च में लगाना है तो टॉर्च में लगा देंगे, क्लॉक में लगाना है घड़ी में लगा देंगे। तो लेकिन बाजार से लाते समय तो वो कैसा था? खुला। तो उसके ऊपर जो ये लिखा था, ये ही होता है उसका विद्युत वाहक बल, ठीक है। अब ये होता क्या है? 1.5 वोल्ट क्या होता है वो समझो। देखो सेल के दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव टर्मिनल का मतलब होता है इसका विभव उच्च है, उच्च विभव, और नेगेटिव टर्मिनल का मतलब होता है निम्न विभव। बस ये मतलब होता है, और कुछ नहीं होता। प्लस माइनस का मतलब, प्लस का मतलब होता है इस प्लेट का विभव उच्च है, नेगेटिव का मतलब होता है इस प्लेट, ये प्लेट निम्न विभव पर है, यानी दोनों का विभव अलग अलग है। मैं कहता हूं मान लो ये 5 वोल्ट पर है ये वाली प्लेट,
और इस प्लेट का जो विभव है वो है 3.5 वोल्ट। तो अब इन दोनों का अंतर निकालो, जिसे बोलेंगे विभवांतर। क्या बोलेंगे? विभवांतर। कितना आएगा इन दोनों का अंतर? 5 माइनस 3.5 कितना आ जाएगा? 1.5। तो ये जो हमें मिला यही क्या है? विद्युत वाहक बल। तो विद्युत वाहक बल अल्टीमेटली होता क्या है? जब आप सेल को खुले परिपथ में रखते हो, मतलब कि उसे किसी परिपथ में ज्वाइन नहीं करना है, उसे ऐसे कैसा रखना है? खुला परिपथ, उसमें से धारा प्रवाहित नहीं होनी चाहिए। तो जब आप सेल खुले परिपथ में होता है तो दोनों टर्मिनल जो होते हैं सेल के, धन सिरा और ऋण सिरा, उन दोनों का विभव अलग अलग होता है। एक उच्च विभव पर होता है पॉजिटिव वाला, और नेगेटिव वाला निम्न विभव पर होता है। इन दोनों के विभव में जो अंतर होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? सेल का विद्युत वाहक बल। ये आपको कहानी पूरी लिखनी है। सेल खुले परिपथ में होगा तो उसके सिरों के मध्य जो विभवांतर होगा उसी को हम क्या कहेंगे? विद्युत वाहक बल। क्लियर है? तो इतना सा आपको इसमें खुले परिपथ का ध्यान रख के और विभवांतर बताना है, दोनों सिरों का विभवांतर, वो क्या कहलाएगा? विद्युत वाहक बल। किसका? सेल का। अब नेक्स्ट आता है टर्मिनल वोल्टता। सेल की टर्मिनल वोल्टता क्या होती है? तो ध्यान से समझना, टर्मिनल वोल्टता। अब हमने क्या करा? हम बाजार से सेल खरीद के लाए थे, उस सेल को लाके हमने घड़ी में लगा दिया। देखो ये है सेल जो हम बाजार से खरीद के लाए थे और हमने इसको घड़ी में लगाया। ये है घड़ी जिसका एक प्रतिरोध है R, और हमने इस सेल को लगाया। इस सेल में से क्या प्रवाहित होने लगी? धारा होने लगी। तो सेल में से जब धारा प्रवाहित होगी, वो धारा सेल के अंदर भी प्रवाहित होती है, लेकिन सेल के बाहर धारा प्लस से माइनस की तरफ जाती है और सेल के अंदर धारा माइनस से प्लस की तरफ प्रवाहित होती है। तो अब सेल भी तो किससे बना है? विद्युत अपघट्य से बना है। सेल के अंदर क्या होता है? इसके अंदर अगर झांक के देखोगे तो क्या मिलेगा आपको? विद्युत अपघट्य। तो विद्युत अपघट्य के जो अणु होते हैं बड़े बड़े, ये जो आयन होते हैं, आयनों के मार्ग में बाधा उत्पन्न करते हैं। ऐसे थोड़ी फ्लो हो जाने देंगे करंट को। धारा इधर भी नहीं आसानी से फ्लो होती, क्योंकि यहाँ पे क्या मिल गया उसको? प्रतिरोध। ये उसको आसानी से प्रवाहित नहीं होने देगा। क्या सेल के अंदर धारा आसानी से प्रवाहित हो जाएगी? नहीं, वहां पर भी उसको प्रतिरोध मिलेगा। लेकिन सेल के अंदर जो प्रतिरोध मिलता है उसको क्या बोलते हैं? आंतरिक प्रतिरोध, और उसको स्मॉल r से व्यक्त किया जाता है। सेल के बाहर जो प्रतिरोध होता है वो तो ये रहा कैपिटल R, ये चालक का प्रतिरोध है। और सेल के अंदर जो विद्युत अपघट्य के अणुओं ने प्रतिरोध बनाया है उसे क्या बोलते हैं? सेल का आंतरिक प्रतिरोध। उसको स्मॉल r से व्यक्त करते हैं। वो आपको सर्किट में दिखाई नहीं दे रहा, तो हम क्या करेंगे? हम उसको दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे हम उसे? हम इसके श्रेणी क्रम में लगा देंगे ये, ताकि ये दिखाई दे। अंदर ही अंदर होता है वैसे ये प्रतिरोध, पर इसको बनाया बाहर जाता है ताकि हम ये समझ जाए ये है पूरा सेल आपका। अकेला यही नहीं मिलता हमें बाजार से। हम जब बाजार से एक सेल लाते हैं या हम सेल बनाते हैं घर में, तो उस सेल के साथ हमें फ्री में क्या मिलता है? आंतरिक प्रतिरोध मिलता है। ये हर सेल के श्रेणी क्रम में इसको जोड़ा जाता है ताकि वो दिखाई दे। अंदर थोड़ी बनाओगे आप, अंदर इतना सा प्रतिरोध कहाँ बनाओगे? तो इसके श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं कि भैया ये अकेला नहीं है, इसके साथ इसका आंतरिक प्रतिरोध भी है। लेकिन आंतरिक प्रतिरोध प्रभावी कब होगा? जब धारा प्रवाहित होगी। अगर ये सेल खुले परिपथ में होगा, ये खुले परिपथ में हमने इसको किसी भी परिपथ में कनेक्ट नहीं किया, तो क्या आंतरिक प्रतिरोध कोई असर डालेगा? कुछ भी नहीं असर डालेगा, क्योंकि आंतरिक प्रतिरोध जब ही विभव को खाता है जब इसमें से धारा प्रवाहित होती है। बिना धारा के विभव हो सकता है क्या? V बराबर क्या होता है? IR। अब धारा अगर प्रवाहित नहीं होगी तो विभव भी खाएगा नहीं है। इसके द्वारा खाया गया विभव कितना होगा? 0। तो ये जब तक विभव को नहीं खाएगा, जब तक धारा प्रवाहित नहीं होगी। जैसे ही धारा प्रवाहित होती है ये कुछ विभव को खा जाता है। खाने का मतलब विभव पतन हो जाता है। इस पर विभव पतन को मैं क्या बोल रहा हूँ? विभव को खा जाता है। तो आंतरिक प्रतिरोध प्रभावी कब हुआ? अब देखो सारी बात को समझो। अब आपने सेल को कौन से परिपथ में जोड़ दिया? सेल को जोड़ा बंद परिपथ में, बंद कर दिया। पहले खुले में था ये, तो बंद परिपथ में करते ही क्या हुआ? बंद परिपथ में करते ही जो आंतरिक प्रतिरोध R था वो क्या हो गया? प्रभावी। प्रभावी का मतलब वो खाने लगा विभव, क्योंकि धारा बहने लगी। और आंतरिक प्रतिरोध जैसे ही प्रभावी हुआ, जो इसके सिरों का विभवांतर था वो कम हो गया, क्योंकि आंतरिक प्रतिरोध ने कुछ विभव अंदर ही अंदर खा लिया। ये विभवांतर पहले की अपेक्षा क्या हो जाएगा? कम। और इसी विभवांतर को क्या कहा जाएगा? सेल की टर्मिनल वोल्टता।
बोलो समझ में आई कि नहीं आई बात? क्लियर है बात क्या नहीं है? बहुत ही सरल टॉपिक है। क्या है समझो दोबारा। हम बाजार से एक सेल लाए, वो खुले परिपथ में था, उसके दोनों टर्मिनल के बीच का विभवांतर था, जो भी था वो था विद्युत वाहक बल। अब हमने उस सेल को लगा दिया किसी परिपथ में, तो जैसे ही हमने सेल को परिपथ में लगाया, सेल में से धारा प्रवाहित हुई, धारा प्रवाहित होते ही बंद परिपथ में आ गया वो, और उसका आंतरिक प्रतिरोध क्या हो गया? प्रभावी, अर्थात वो विभव को खाने लगा, विभव पतन होने लगा उसके ऊपर। तो अब जो विभवांतर हमें खुले परिपथ में मिल रहा था दोनों सिरों के मध्य का, क्या वो उतना मिल पाएगा? नहीं, सेल अंदर ही अंदर अपनी ऊर्जा को खत्म कर देगा। तो जितना विभव उसने खत्म किया उसको तो छोड़ दो, जो बचा हुआ विभवांतर है अब वो कहलाता है सेल की टर्मिनल वोल्टेज। इसको V से व्यक्त करते हैं। सेल के विद्युत वाहक बल को किससे व्यक्त करते हैं? स्मॉल e से। और सेल की टर्मिनल वोल्टता को किससे व्यक्त करते हैं? V से। क्लियर है? तो बस दोनों में डिफरेंस क्या आया? ये खुले परिपथ में दोनों सेल के दोनों टर्मिनलों के मध्य का विभवांतर है, ये बंद परिपथ में सेल के दोनों टर्मिनलों के मध्य का विभवांतर है। अच्छा, दोनों में से बड़ा कौन होगा? अब आप बिल्कुल बता दोगे फटाफट। विद्युत वाहक बल बड़ा होता है क्योंकि उसमें जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वो विभव को खाता नहीं है। लेकिन क्या हुआ? टर्मिनल वोल्टता कम होती है। ये सामान्य बात कर रहा हूं मैं, E बड़ा होगा V से हमेशा। लेकिन एक कंडीशन ऐसी है जो इसका अपवाद है। जब आप सेल को आवेशित करते हो, सेल के आवेशन में, सेल को चार्जिंग पे लगा देते हो ना जब आप, तो सेल का जब आप आवेशन करते हो तो सेल के आवेशन में वोल्टता, टर्मिनल वोल्टता ज्यादा हो जाती है, विद्युत वाहक बल कम होता है। ऐसा क्यों होता है? जैसे कोई बैटरी है मान लो 10 वोल्ट की, ठीक है, इसका विद्युत वाहक बल है 10 वोल्ट किसी बैटरी का। अब आपने इसको क्या करा, ये बैटरी है, देखो पूरी बात बताता हूं मैं आपको। आपने इस बैटरी को, ये बैटरी है, इसमें बहुत सारे सेल होते हैं। अब ये कितने वोल्ट की थी? 10 वोल्ट की थी सपोज करो। तो अब आपने क्या करा, इसको सप्लाई से कनेक्ट किया। आप क्या करने चाह रहे हो? आप इसे चार्ज कर रहे हो। तो चार्ज करने के लिए घर की सप्लाई से जोड़ देते ना इसको, ये जोड़ दिया। अब आपके घर की सप्लाई मान लो 220 वोल्ट की है, तो जो इसका वोल्टेज होगा वही इसका हो जाएगा थोड़ी देर के लिए, जब तक ये चार्ज नहीं हो जाता। तो जो 220 वोल्ट पर आपने इसको लगाया है वही वोल्टेज थोड़ी देर के लिए इसका हो गया है। तो 10 वोल्ट तो इसका विद्युत वाहक बल मिल रहा था हमें, लेकिन चार्जिंग के समय इसका जो टर्मिनल वोल्ट था, क्योंकि अब हमने इसमें कनेक्ट कर दिया है, तो ये टर्मिनल वोल्टता कहलाएगी। टर्मिनल वोल्टता इसकी 220 वोल्ट हो चुकी है। तो केवल एक कंडीशन में टर्मिनल वोल्टता ज्यादा होती है। कौन सी कंडीशन में? आवेशन होता है जब सेल का, और बाकी सभी कंडीशन कोई सी भी ले लो, टर्मिनल वोल्टता कम होगी। किससे? विद्युत वाहक बल से। दो बातें हो चुकी हैं, पूरे कंसेप्ट आपको समझाए जा चुके हैं। अब हम तीसरी बात पर बढ़ने वाले हैं, लेकिन उसको बढ़ने से पहले हम आधी बात तो पहले ही पढ़ चुके हैं। ये तीसरी बात क्या है? सेल का आंतरिक प्रतिरोध। ये है इसका थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। जिसे स्मॉल r से व्यक्त करते हैं। अब ये क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया, सेल के अंदर की बात कर रहे हैं हम। सेल के अंदर धारा कौन प्रवाहित करता है? आयनों के कारण आयन प्रवाहित करते हैं। अब जब आयन सेल के अंदर गति करते हैं तो इनके मार्ग में कौन बाधा डालता है? विद्युत अपघट्य के अणु, बड़े बड़े अणु, वो इनको प्रवाहित नहीं होने देते। ये जो बाधा इन्होंने डाली, इस बाधा को ही हम क्या कहते हैं? सेल का आंतरिक प्रतिरोध। और इसको मैंने बता ही दिया, इसको बनाते कैसे हैं। ये सेल और ये इसके श्रेणी क्रम में इसका आंतरिक प्रतिरोध लगा दिया, ये बन गया हमारा, ये है पूरा सेल। अपन केवल ये बना देंगे, ये सेल नहीं है, ये तो फिर आइडियल सेल हो गया, आदर्श, जिसमें प्रतिरोध 0 होता है। ये कैसा सेल है? आदर्श सेल, जिसका आंतरिक प्रतिरोध 0 होता है। पर आंतरिक प्रतिरोध तो कुछ ना कुछ मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि आप गट्टे भरोगे और भरोगे तो वो अपोज करेगा, बाधा डालेगा। किसमें? आयन जब प्रवाहित होंगे उनके मार्ग में। तो आंतरिक प्रतिरोध हमें श्रेणी क्रम में सेल के लगाना पड़ता है, और इस तरीके से हम इसको शो कर सकते हैं। अब ये पूछा जाता है सेल का आंतरिक प्रतिरोध किस किस बात पर निर्भर है। ठीक है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध निर्भर होता है किस किस पर। तो आप लिखोगे, ये कुछ 5 पॉइंट बता रहा हूं, इन पर निर्भर होता है। C, I, D,
टी। सी का मतलब होता है सांद्रता, कंसंट्रेशन, ठीक है, सांद्रता पर निर्भर है। जो आप भरते हो ना अंदर, उसकी सांद्रता कितनी है, तो उसकी सांद्रता फिक्स होती है, ज्यादा भी नहीं। जैसे मान लो आप सेल बना रहे हो, आप जो बहुत अच्छा सेल बनाएंगे, एक काम करते हैं, विद्युत अपघट्य में हम बहुत सारा NH4Cl डाल देते हैं, अमोनियम क्लोराइड। तो आप क्या करोगे, बहुत सारा डालोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि आंतरिक प्रतिरोध उसका बढ़ जाएगा। आंतरिक प्रतिरोध अगर बढ़ गया तो हमें वो सेल सही वोल्टेज नहीं देगा। तो एक तो उसकी सांद्रता को फिक्स रखा जाता है। सांद्रता मतलब हम पानी के अंदर जब कोई भी रसायन पदार्थ डालेंगे तो वो कितना डाला जाए। आई होती है उसमें से धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, आई मतलब करंट, धारा। डी होती है दूरी, दोनों इलेक्ट्रॉन कितनी दूरी पर है, दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी, ये कितनी दूरी पर है। ए होता है क्षेत्रफल, ये कौन सा क्षेत्रफल होता है, जैसे आप सेल बना रहे हो तो आपने विद्युत अपघट्य मान लो यहाँ तक ही भरा, और आपके जो इलेक्ट्रोड हैं वो ऐसे हैं, आधे डूबे हैं और आधे बाहर हैं, तो इनका तो आधा भाग ही काम आ रहा है, ये इनका क्षेत्रफल है, जो डूबा हुआ भाग है उसका क्षेत्रफल। तो आपको करना क्या है, ये आप बेकार सेल बनाने वाले हो, क्योंकि आपने आधे भाग का ही यूज करा, आपको पूरा भरना है फुल यहाँ तक। जब आप विद्युत अपघट्य को पूरा भर दोगे तो इनका पूरा क्षेत्रफल काम आने लग जाएगा। तो ये डूबा हुआ क्षेत्रफल होता है, डूबा हुआ क्षेत्रफल किसका, इलेक्ट्रोडों का, इलेक्ट्रोडों का डूबा हुआ क्षेत्रफल किसमें, विद्युत अपघट्य के अंदर जो डूबा हुआ है। और टी होता है समय, तो समय के साथ साथ भी विद्युत वाहक बल में कमी आती है, किसके, सेल के। तो ये सारी कहानी आप समझ गए, सी सांद्रता, आई धारा, डी दूरी, ए क्षेत्रफल और टी समय। CID-AT इस पर निर्भर होता है किसी भी सेल का आंतरिक प्रतिरोध। एक और हम छोटी सी बात यहाँ बता रहे हैं, फॉर्मूला बनाएंगे अब हम। ये जो तीनों राशियां हमने पूरी डिस्क्राइब करी है इस वीडियो में, ये तीनों राशियों का एक फॉर्मूला बनेगा। क्या बनेगा, सुनो ध्यान से। मान लो ये है सेल और ये है इसका आंतरिक प्रतिरोध, और इसको मैंने कनेक्ट कर दिया है बाहर किसी प्रतिरोध से, ठीक है, और ये स्मॉल r है, ये इसका विद्युत वाहक बल है E, और I इसमें से धारा प्रवाहित हो रही है। तो बच्चों मैंने आपको बताया था विद्युत वाहक बल जो होता है, जैसे मान लो विद्युत वाहक बल किसी सेल का था 1.5 वोल्ट, ठीक है। अब जब मैंने इसको कनेक्ट किया तो क्या मुझे 1.5 वोल्ट मिल पाएगा सर्किट में, नहीं, क्योंकि ये कुछ खा जाएगा, ये प्रतिरोध। इस प्रतिरोध ने मान लो 0.1 वोल्ट खा लिया, इस प्रतिरोध ने कितना खा लिया, 0.1 वोल्ट, तो मुझे मिला कितना, 1.4 वोल्ट मिला। सेल कितने का था, 1.5 वोल्ट का, परिपथ में लगाते ही 0.1 वोल्ट किसने खाया, इस प्रतिरोध ने विभव खा लिया, बचा कितना, 1.4 वोल्ट। ये क्या है, ये है विद्युत वाहक बल। क्या है ये, विद्युत वाहक बल। ये क्या है, ये है टर्मिनल वोल्टता। और ये क्या है, जो खाया है प्रतिरोध ने, प्रतिरोध कितना खाता है, IR। प्रतिरोध कितना विभव खाता है, जितनी धारा इसमें से बहती है उसके हिसाब से खाता है ये। तो I धारा अगर इसमें प्रवाहित हो रही है तो कितना विभव खा जाएगा ये, IR। तो अगर हम फॉर्मूला बनाए E का इससे, तो E बराबर क्या होता है, V प्लस IR। ये फॉर्मूला यहाँ पे बन जाता है। विद्युत वाहक बल, टर्मिनल वोल्टता और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध होता है। देखो E 1.5 वोल्ट था और V 1.4 वोल्ट था, इसमें 0.1 वोल्ट को जोड़ दें तो बराबर ही हो जाएगा मामला। तो इस तरीके से हम ऊर्जा संरक्षण का उपयोग करके इस फॉर्मूले को बना सकते हैं। विद्युत वाहक बल और वोल्ट, टर्मिनल वोल्टता थोड़ी सी कम होती है, तो जितना टर्मिनल वोल्टता थी उसका बाकी का विभव गया कहाँ था, वो गया था IR में। जो स्मॉल r रेजिस्टेंस था उसने उसको खा लिया था। तो अगर इन दोनों को जोड़ दूं मैं, इसको और इसको, तो ये जोड़ने पर इसके बराबर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, यानी कि E किसके बराबर होता है, V प्लस IR। तो ये एक समीकरण है। एक्चुअली ये समीकरण हमारे अब अगले पॉइंट्स में काम आएगी, जिसमें हम सेलों को संयोजित करेंगे, उनका श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन हम अगले वीडियोस में पढ़ेंगे ध्यान से। लेकिन उससे पहले ये तीनों बातें समझना आपके लिए बहुत आवश्यक थी। इस वीडियो में हमने सेल के बारे में सब कुछ समझ लिया है, आप इसको नोट आउट कर लेना, ढंग से अच्छी तरह पढ़ लेना।